हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। लास्ट क्लास में शुरू किया था हमने चैप्टर नंबर 3 न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। यहां हम बोलते हैं उसको एलपीजी पॉलिसी 1991। एलपीजी पॉलिसी में हमने देखा कि एलपीजी पॉलिसी के तीन मेन कंपोनेंट्स थे, तीन मेन एलिमेंट्स थे, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मींस रिलैक्सेशन, फ्रीडम फ्रॉम फिजिकल कंट्रोल्स इंपोज्ड बाय द गवर्नमेंट। अब जो फिजिकल कंट्रोल्स थे जो गवर्नमेंट ने इंपोज किए, उससे गवर्नमेंट ने फ्रीडम भी दिया, रिलैक्सेशन भी दी। हमने पढ़ा लिबरलाइजेशन में इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स को, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स को, टैक्स रिफॉर्म्स को और एक्सटर्नल रिफॉर्म्स को। उसके बाद हम शुरू करने जा रहे थे प्राइवेटाइजेशन लास्ट क्लास में, लेकिन हमने उसको आज शुरू कर दिया था। तो प्राइवेटाइजेशन जो टॉपिक है उसे हम आज शुरू करेंगे। प्राइवेटाइजेशन क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, और प्राइवेटाइजेशन कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, और क्या जरूरत थी प्राइवेटाइजेशन की, और उसके कुछ गेन्स और लिमिटेशन की बातें भी हम करेंगे। तो शुरू करते हैं। प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन का मीनिंग, उसके बाद उसकी नीड, एंड देन गेन एंड लॉसेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन। उसके बाद शुरू करेंगे ग्लोबलाइजेशन टॉपिक को भी हम आज। तो हमारी इकोनॉमी अगर ग्रो और डेवलप करना चाहती है, सिर्फ पब्लिक सेक्टर से काम नहीं चलेगा। पब्लिक सेक्टर का प्राइमरी रोल जो प्ले हो रहा था प्री रिफॉर्म पीरियड जो था, वो सक्सेसफुल नहीं था। इसलिए हमने सोचा कि प्राइवेट सेक्टर को भी रोल दिया जाए, वो भी प्राइमरी। तो प्राइवेटाइजेशन कंसेप्ट बनता है, इंपॉर्टेंट है, सुनेंगे ध्यान से। प्राइवेटाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ privatization is the process of involving the private sector in the ownership और ऑपरेशन ऑफ स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस। जो एंटरप्राइजेस स्टेट ओन्ड थे, गवर्नमेंट ओन्ड थे, पब्लिक सेक्टर के द्वारा चलाए जा रहे थे, उसमें अब प्राइवेट सेक्टर को भी ऑनरशिप या ऑपरेशन रोल दिया जाएगा, वो प्राइमरी। इट इंप्लाइज ग्रेजुअल विड्रॉल ऑफ गवर्नमेंट ऑनरशिप। गवर्नमेंट अपनी ऑनरशिप विड्रॉ करके या मैनेजमेंट विड्रॉ करके या दोनों विड्रॉ करके प्राइवेट को दे सकती है। दो तरीके से होता है, या तो पब्लिक सेक्टर अपना एंटरप्राइज बेच दे प्राइवेट सेक्टर को, चाहे आधा बेचे, चाहे पूरा बेचे, चाहे माइनॉरिटी बेचे, चाहे मेजोरिटी बेचे, बेच दे, आउटराइट द सेल। या फिर विड्रॉल ऑफ गवर्नमेंट ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट फ्रॉम मिक्स्ड एंटरप्राइज jointly owned and managed by government and private। या गवर्नमेंट ये कर सकती है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट मिलके उसको चलाए, या तो कंप्लीटली बेच दे या फिर मिलके चलाए। ऐसा गवर्नमेंट शुरू करना चाहती थी कुछ। तो ये कंसेप्ट गवर्नमेंट के माइंड में आया और शुरू भी किया गया, इसके फायदे भी हुए। प्राइवेटाइजेशन क्यों लानी चाहिए, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। क्या नीड थी प्राइवेटाइजेशन की? सबसे पहली बात आप अच्छे से जानते हैं, क्योंकि पब्लिक सेक्टर जो था इनएफिशिएंटली परफॉर्म कर रहा था, लॉस में था, तो जरूरत थी प्राइवेट सेक्टर। ये बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सब जानते हैं इस चीज को। तो यहां पर मेरे पास कम से कम 7 से 8 नीड्स हैं, जिसको हम देखेंगे कि क्यों प्राइवेटाइजेशन की जरूरत थी। सबसे पहले, process of industrialization was initiated during second 5 year plan। 1956 में आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन शुरू हुआ था, जहां पे मेन रोल जो था वो पब्लिक सेक्टर को दिया गया था। आप सबने पढ़ी है बात। उसके बाद बोलता है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 56 जो था, क्लियरली उसमें बताया गया कि पब्लिक सेक्टर जो है वो ग्रोथ और डेवलपमेंट में प्राइमरी रोल प्ले करेगा, लीडिंग रोल प्ले करेगा। बट it is beyond doubt that it was through the spread of PSU that India could diversify the industrial base। ये बात तो तय थी कि बिना पब्लिक सेक्टर के काम नहीं चलेगा। पब्लिक सेक्टर ही है जो बिग पुश ऑफ इन्वेस्टमेंट दे पाएगा। वो काम पब्लिक ने कर दिया, पब्लिक सेक्टर ने वो काम कर दिया। अब लेकिन एफिशिएंसी से चलाना है, प्रॉफिट मेकिंग करना है, उसको ग्रोथ डेवलपमेंट फास्ट होनी चाहिए, ये काम प्राइवेट को सूट करता है। ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट होना चाहिए। इट वॉज अकाउंट ऑफ स्प्रेड ऑफ पीएसयू। इंडियन इकोनॉमी के अंदर स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन भी देखने को मिला। हम शिफ्ट हो गए एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रीज पे। सारे तो एक तरह से मैरिज पढ़ रहे हो आप, गवर्नमेंट के आने से क्या क्या हुआ, गवर्नमेंट का सपोर्ट था उससे क्या क्या हुआ, लेकिन ग्रेजुअली एकदम से क्या हुआ, पब्लिक सेक्टर जो थे वो लॉस में चले गए। आपने पढ़ लिया, इनएफिशिएंसी से चल रहे थे, मोनोपोली बन गई थी, लेकिन लीकेज थी, इनएफिशिएंसी थी, करप्शन था। तो इसका सॉल्यूशन तो लेना चाहिए ना। तो गवर्नमेंट ने सोचा प्राइवेटाइजेशन ही एक रेमेडी है जो ये काम करेगी। तो अकॉर्डिंगली 1991 में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इस फेज से हम बाहर आते हैं, जो लॉस चल रहे हैं, इनएफिशिएंसी है, करप्शन है, इस फेज से बाहर आते हैं।
प्राइवेट सेक्टर को ऑनरशिप देते हैं। हम अपना पब्लिक सेक्टर यूनिट जो उसे बेचते हैं प्राइवेट सेक्टर को, या मैनेजमेंट ट्रांसफर करके देखते हैं, या मिलकर जॉइंटली चलाकर देख लेते हैं। तो बहुत सारे इंटरप्राइज को प्राइवेटाइज किया गया। In view of their efficient performance, Navratnas were to retained as public sector enterprises. Navratnas, very important. 9 रत्न, 9 ऐसी इंडस्ट्रीज थी जो प्रॉफिट मेकिंग इंडस्ट्रीज थी, जो बहुत ज्यादा प्रॉफिट में थी, एफिशिएंटली चल रही थी, उनको गवर्नमेंट ने अपने पास ही रिटेन रखा, बाकी को गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइज करने का सोचा। तो गवर्नमेंट डिसाइडेड टू अपग्रेड देयर fraction, upgrade their functional freedom with a view to enhancing their competitive strength. गवर्नमेंट चाह रही थी कि अब हम उसको अपग्रेड करेंगे। देखो, नवरत्नास तो प्रॉफिट में चल रहे थे, उनको रिटेन कर लिया गवर्नमेंट, लेकिन बाकी इंटरप्राइज जो लॉस में थे उनको गवर्नमेंट ने सोचा प्रॉफिट में लेके आ जाए, और वो तभी आएंगे जब इंटरप्राइज प्राइवेट सेक्टर को दे दिए जाएंगे। इसलिए गवर्नमेंट ने सोचा कि प्राइवेटाइजेशन की जाए। ये सारी की सारी जो आप पढ़ रहे हो, ये नीड है किसकी? प्राइवेटाइजेशन की। कि क्यों प्राइवेटाइजेशन जरूरी है, आपने पढ़ लिया क्यों जरूरी है, समझ में भी आप जाओगे। तो प्राइवेटाइजेशन जरूरी था बेटा, इन शॉर्ट बताता हूं आपको। इनएफिशिएंसी, करप्शन, डिलेज, तो उसके अलावा परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, सोशल डेरिवेट लॉस में, ओवरबर्डन है, इसलिए प्राइवेट को देना जरूरी था। उसके अलावा कंपटीशन बढ़ाना था, उनको एनहांस करनी परफॉर्मेंस उनकी, तो प्राइवेट को देना पड़ेगा, इसलिए जरूरत थी प्राइवेटाइजेशन की। बहुत सिंपल 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 टॉपिक है, डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे बनेगा, आपको जरूरत नहीं है कुछ इसमें दिमाग लगाने की, लर्न आराम से हो जाएगा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि नवरत्नास क्या होते हैं, 9 इंडस्ट्रीज कौन सी थी। इन द कंटेक्स्ट ऑफ पीएसयू, नवरत्नास रेफर टू 9 प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज। सबसे पहला इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ओएनजीसी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया एसएआईएल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड बीएचईएल, इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड आईपीसीएल, विदेश संचार निगम लिमिटेड वीएसएनएल, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, जहां पे हम इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेट करेंगे थ्रू कोल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एचपीसीएल। ये 9 इंडस्ट्रीज प्रॉफिट मेकिंग इंडस्ट्रीज थी, जिन्हें गवर्नमेंट ने अपने पास रिटेन रखा, प्राइवेट को नहीं दिया। However, with the passage of time, Navratna's status was no longer confined to these 9 industries. उसके अलावा और भी इंडस्ट्रीज थी, जैसे कि MTNL हो गया, ऑयल इंडिया लिमिटेड हो गया। 16 इंडस्ट्री ऐसी थी जिनकी रेपुटेशन बहुत बढ़िया थी, जिनको हम नवरत्ना स्टेटस में डाल सकते थे। तो आपको ये इंडस्ट्री के नाम पता होने चाहिए बेटा। अब प्राइवेटाइजेशन जब हुआ तो उसके क्या फायदे हुए, वो गेन्स बताए जाएंगे, क्या लॉस हुए आपको बताया जाएंगे। आप सोचो, अगर प्राइवेट सेक्टर मार्केट में आता है, जब ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट इंटरप्राइज खुलते हैं, तो मार्केट में कंपटीशन वाला एनवायरनमेंट जनरेट होता है कि नहीं होता। और जहां कंपटीशन होता है वहां अपने आप इनोवेशन, मॉडर्नाइजेशन, वैरायटी ऑफ गुड्स आ जाती है, एनवायरनमेंट बहुत बढ़िया बन जाता है, प्रॉफिट अपने आप देखने को मिलते हैं, ग्रोथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, अपॉर्चुनिटी जनरेट होती है। तो ऐसा कुछ हुआ हमारी कंट्री में, और यही तो हम चाहते थे, कंपटीशन हो, मॉडर्नाइजेशन हो, इनोवेशन हो, और बिना प्राइवेट सेक्टर के आइए पॉसिबल नहीं था, इसलिए प्राइवेटाइजेशन किया गया। अब इसके फायदे देखिए। सबसे पहले, प्राइवेटाइजेशन का जो मोटिव होता है वो होता है सेल्फ इंटरेस्ट, नॉट सोशल इंटरेस्ट। वेलफेयर नहीं होता, प्रॉफिट मेकिंग ये करना चाहते हैं, प्रॉफिट इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। अब जब ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट होता है तो हर बंदा 100% कमिटमेंट से काम करता है, क्योंकि उसको प्रॉफिट चाहिए। तो प्राइवेटाइजेशन इंप्लाइज सुप्रीमेसी ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट ओवर सोशल इंटरेस्ट। सोशल वेलफेयर बाद में, पहले प्राइवेट सेक्टर का जो मेन मोटिव प्रॉफिट होता है। When self-interest prevails, the entrepreneurs work with 100% commitment, और efficiency तो आनी ही आनी है। फिर हाई प्रोडक्टिविटी आने के पूरे पूरे चांस है, क्योंकि प्रॉफिट अगर आपका एम है तो आप क्यों चाहोगे प्रॉफिट आपको ना, आप तो चाहोगे प्रॉफिट, तो आप कैसे काम करोगे? 100% कमिटमेंट से। ऐसा प्राइवेट सेक्टर ने किया, हमारी इकोनॉमी की जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बढ़ने लगा इंडस्ट्रीज का। Privatization expect private enterprise to work in a competitive environment, both domestic as well as international. Competition से ही upgradation होता है, modernization होती है। These are the essential condition of growth and development. और वो पूरी हो रही थी, competition आ रहा था, modernization हो रही थी।
प्राइवेटाइजेशन हमेशा प्रमोट करती है डाइवर्सिफिकेशन को। आप सोचो, जब गवर्नमेंट सेक्टर था सिर्फ, पब्लिक सेक्टर था सिर्फ, तो लिमिटेड ब्रांड्स होते थे, चाहे आप इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स लगा लो, चाहे कार्स मार्केट का ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात कर लो, बहुत लिमिटेड गिने चुने इंटरप्राइज होते थे। लेकिन जब प्राइवेट आता है तो डाइवर्सिफिकेशन लेके आता है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स लेके आता है, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट लेके आता है। प्राइवेट का काम क्योंकि प्रॉफिट मेकिंग इंटरप्राइज बनाना होता है अपने आप को। तो अनलाइक पीएसयू, प्राइवेट इंटरप्राइज जो है वो हाई प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। दीज आर यूज्ड फॉर एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। एमएनसीज जो होती है, टेस्टिमोनी होती है टू द फैक्ट दैट प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइज आर कैपेबल ऑफ रीडिफाइनिंग द बेंचमार्क ऑफ ग्रोथ। इन्होंने ऐसा सेट कर दिया एक बेंचमार्क ग्रोथ के लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट गेन जिसको बच्चे याद नहीं रखते हैं कि प्राइवेटाइजेशन का फायदा ये हुआ हमारी कंट्री में कंज्यूमर सेवनिटी आ गई। व्हाट इज कंज्यूमर सेवनिटी? बच्चे भूल जाते हैं। कस्टमर की चॉइस के अकॉर्डिंग गुड्स को प्रोड्यूस करना, जो कस्टमर मांग रहा है, कंज्यूमर के नीड्स और वांट्स के हिसाब से प्रोड्यूस करना, जो कस्टमर डिमांड कर रहा है वो बनाना। ऐसा गवर्नमेंट कभी नहीं करती। गवर्नमेंट वेलफेयर चाहती है। प्राइवेट सेक्टर से आती है कंज्यूमर सेवेनिटी। हाई डिग्री ऑफ कंज्यूमर सेवेनिटी से क्या होता है कि चॉइसेस बहुत सारी होती है, कस्टमर को जो चाहिए मिल जाता है, उससे कस्टमर की या पूरी सोसाइटी की क्वालिटी ऑफ लाइफ डेवलप होती है। ऐसा प्राइवेटाइजेशन से हो रहा था। इससे बढ़िया इससे बढ़िया गुड इफेक्ट क्या हो सकता है? समझ में आया बेटा? ये थे आपके गुड इफेक्ट्स, गुड इंपैक्ट बोल सकते हो, गेन्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन। एक बार फिर से बताऊंगा। सेल्फ इंटरेस्ट है तो एफिशिएंसी आएगी, 100% कमिटमेंट से काम होगा। ये पहला आपका कीवर्ड है, ये आपसे याद रखें। दूसरा, कंपटीशन बढ़ गया। कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट होगा तो अपने आप मॉडर्नाइजेशन होगी, अपग्रेडेशन होगी चीजों के अंदर। ये दूसरा कीवर्ड हो गया। प्राइवेटाइजेशन से डाइवर्सिफिकेशन होता है। प्राइवेटाइजेशन की वजह से ही कंज्यूमर सेवेनिटी आती है, वैरायटी ऑफ गुड्स आती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ डेवलप। ये चारों कीवर्ड्स आप ध्यान रखें, गेन्स हो जाएंगे। उसके अलावा हर चीज के नेगेटिव इफेक्ट्स तो होते ही हैं। प्राइवेटाइजेशन के भी कुछ लॉसेस थे, फायदे थे तो नुकसान भी थे। अब फायदे तो हमने पढ़ लिए, नुकसान क्या थे? सबसे बड़ी बात ये थी कि हम हमेशा वेलफेयर चाह रहे थे, गवर्नमेंट चाह रही थी सोशल वेलफेयर बना रहे और कंपटीशन भी आए, दोनों चीजें चाहिए थी गवर्नमेंट को तो। लेकिन सोशल इंटरेस्ट तो रहा ही नहीं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा प्राइवेटाइजेशन हो रही थी, सोशल इंटरेस्ट वाला जो ऑब्जेक्टिव था दबता जा रहा था। सोशल इंटरेस्ट की तो बातें ही नहीं हो रही थी। ये तो गलत बात हो गई। तो सोशलिस्टिक पैटर्न जो था इज लेफ्ट टू सर्वाइव ओनली एज थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी। कहने को था बस कि हाँ वेलफेयर भी देख रहे हैं, पर कोई वेलफेयर नहीं देख रहा था, प्रॉफिट देख रहे थे। इट लूजेस इट्स प्रैक्टिकल रिलेवेंस वंस पीएसयू आर सॉल्ड ऑफ। एक बार पीएसयू बेच दिया जाए ना, उसके बाद वेलफेयर की बात तो ना करो तो ज्यादा अच्छा है। तो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स क्यों वेलफेयर चाहेंगे, प्रॉफिट चाहेंगे? तो सोशल इंटरेस्ट की बात तो खत्म ही हो गई, दब गई बात, जो बहुत जरूरी थी। वेलफेयर भी चाहिए था बेटा, जो नहीं हो पाया। ये इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनेंगे। प्राइवेटाइजेशन हमेशा ये चाहती है कि जो भी हम करें, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, whom टू प्रोड्यूस, सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो मार्केट फोर्सेस से हो, डिमांड और सप्लाई से हो। बट उसके बाद हुआ क्या? जब चीजें डिमांड सप्लाई से सेट होती है और डिमांड बहुत एक्सेस में हो जाए तो प्राइस बहुत बढ़ जाते हैं, जिसे इन्फ्लेशन बोलते हैं। अब हर एक के बस की बात तो नहीं है। जिन गुड्स के प्राइस बहुत हाई हैं, मिडिल क्लास लोग, पुअर लोग तो खरीद नहीं पाएंगे। प्राइवेटाइजेशन जब आती है ना, तो प्राइवेट सेक्टर उनके लिए गुड्स प्रोड्यूस करता है जिनमें पेइंग कैपेसिटी होती है। जिनमें पेइंग कैपेसिटी नहीं होती ना, वो लोग खरीद नहीं पाते। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ सफर होती है, रिश्वों में गैप पड़ जाता है। अगर गवर्नमेंट होती, सबको देखती, सबके लिए बनाते, प्राइस अच्छा रखती, सही रखती, सब कोई खरीद पाए। लेकिन प्राइवेट सेक्टर का काम तो प्रॉफिट कमाना है, वो सिर्फ लग्जरी प्रोड्यूस करते हैं, प्राइस ज्यादा मिले, प्रॉफिट ज्यादा मिले। तो ये चीज होने लग गई। तो मार्केट फोर्सेस से वीकर सेक्शन को बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा, वो और पुअर हो गया। तो इस चीज की वजह से सिरसिला ट्रेजेडी बहुत फेमस है। अब ये क्या होती है सर? मान लो आप एक छोटा सा इंटरप्राइज है या इंडस्ट्री है जहाँ पे बहुत सारे वर्कर्स, एम्प्लॉयज काम करते हैं गांव के। वहां पे जो पावर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है ऑब्वियस फैक्ट्री के अंदर, उसके रेट्स बढ़ा दिए गए क्योंकि प्राइवेट आ गया। प्राइवेट कहने से रेट बढ़ जाते हैं। जब पावर के रेट्स बढ़ गए तो वर्कर ने डिमांड किया, भाई अब तो बिजली बहुत महंगी हो गई है। और दूसरी चीज ये भी है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा आ रही है। नुकसान क्या होगा? तो नुकसान क्या होगा कि वर्कर्स को इफेक्ट कैसे पड़ेगा, आपको ये समझ।
वर्कर्स डिमांड करते हैं मोर वेजेस, मेरे को ज्यादा पैसे दो, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है बहुत ज्यादा, और वेजेस ज्यादा डिमांड करेंगे तो ऑब्वियसली बात है फर्म बोलेगी हमारी कॉस्ट भी तो बढ़ रही है, हम कहाँ से दे वेजेस। तो इस चक्कर में बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई। ट्रेजेडी क्या थी, सुनना ध्यान से। सिलसिला क्या है, एक ऐसा टाउन है आंध्र प्रदेश के अंदर, स्मॉल टाउन है, जहां पर पावर लूम इंडस्ट्री थी। दिस इंडस्ट्री इज द मेन सोर्स ऑफ लिवलीहुड फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल इन द टाउन। प्राइवेटाइजेशन जैसी हुई, पावर सप्लाई के रेट्स बढ़ गए, ठीक है, implying an unsustainable burden on the industry। इंडस्ट्री की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत बढ़ गई। इंडस्ट्री ने क्या किया, वर्कर के वेजेस काटना कम शुरू कर दिए। यार बिजली कहाँ से निकालेंगे, वर्कर को सैलरी कम देते हैं, अब वर्कर की सैलरी कम करेंगे, वर्कर तो परेशान हो जाएगा ना। एक तो पहली महंगाई हो गई है, बेचारा वर्कर, वेजेस कम मिल रहे हैं, खरीद नहीं पा रहा सामान। वर्कर के वेजेस इतने कट होने लगे कि वर्कर के दिन की लिविंग नहीं चल पाती थी। कुछ लोगों ने सुसाइड करना शुरू कर दिया। अब सुसाइड हुई जब, तो ट्रेजेडी का नाम दे दिया इसको। तो बोल रहे हैं कि जब कट इन वेजेस हुआ तो सीरियस कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, वेजेस आर लिंक्ड टू प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ व्हिच हैज सफर्ड अ ह्यूज डिक्लाइन। व्हेन वेजेस आर कट बियॉन्ड द पॉइंट, व्हाट डू द वर्कर डू, कमिटिंग सुसाइड। इस वजह से 50 वर्कर्स ने लगभग सुसाइड किया और इसे नाम दिया गया सिलसिला ट्रेजेडी। इसे याद रखना। तो महंगाई से, प्राइवेटाइजेशन से ऐसे इफेक्ट्स भी आते हैं, इन्हें बैड इफेक्ट्स बोलते हैं, इन्हें लॉसेस। तो ये आपकी चीजें आपको ध्यान रखनी है। प्राइवेटाइजेशन के गेन्स और लॉसेस क्या होते हैं आपको समझ में आ गए होंगे। उसके बाद अब टॉपिक शुरू होता है हमारा ग्लोबलाइजेशन। देखो बेटा, एलपीजी पॉलिसी के 3 एलिमेंट्स हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन समझ में आपको आ गया होगा, उसमें 5 रिफॉर्म्स थे। प्राइवेटाइजेशन आपको समझ में आ गया, गेन और लॉसेस बताए हुए, प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, क्यों जरूरी था, समझ में आपको आ गया। अब बात करूंगा ग्लोबलाइजेशन की, ये क्या होता है। ध्यान से सुनना, बड़ा आसान टॉपिक है, समझने वाला टॉपिक है, और इससे बहुत इफेक्ट अच्छा भी पड़ा हमारी इकोनॉमी के ऊपर। ग्लोबलाइजेशन के लिए स्पेशल स्ट्रेटजी बनाई गई थी, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। क्या स्ट्रेटजी बनाई गई थी, क्या ऐसे चीजें करी ग्लोबलाइजेशन प्रमोट हो हमारी कंट्री के अंदर। तो पहले समझना पड़ेगा कि ग्लोबलाइजेशन होता क्या है। 91 से पहले क्या हो रहा था कि हम लिमिटेड लेवल तक एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे। अब आप लिमिटेड एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्यों कर रहे थे, रेस्ट्रिक्शंस थी, इंपोर्ट ड्यूटी बहुत ज्यादा होना, एक्सपोर्ट ड्यूटी बहुत ज्यादा होना, कोटास फिक्स्ड होना, रेस्ट्रिक्शंस होना, लाइसेंस सिस्टम होना। तो हमारी कंट्री दूसरी कंट्री से इंटीग्रेट नहीं हो पाती थी, हम फॉरेन एक्सचेंज अर्न नहीं कर पाते थे, हम ग्लोबलाइज नहीं हो पाते थे। 91 में सोचा गया कि यार बहुत जरूरत है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की, हमें ग्लोबलाइज होना पड़ेगा। और ग्लोबलाइज होने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को एक तरह से फ्री फ्लो देना पड़ेगा। वो तब मिलेगा जब ड्यूटीज कम की जाएंगी, कोटास कम किए जाएंगे, लाइसेंस सिस्टम हटाया जाएगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैरिफ कम किए जाएंगे, टैक्सेस कम किए जाएंगे। इन सब को सोच के ग्लोबलाइजेशन शुरू किया गया। ग्लोबलाइजेशन होता क्या है कि इंटीग्रेशन, क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हमारी डोमेस्टिक कंट्री को दूसरी बाकी कंट्री से इंटीग्रेट करना, मिलाना, ताकि ट्रेड में बैरियर्स हट जाएं, फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड अक्रॉस द बॉर्डर्स, हम ग्लोबलाइज्ड हो जाए, जो हमारे पास नहीं है हम ले लें बाहर से, जो उनके पास नहीं हमारे से ले लें। इस तरह से ग्लोबलाइजेशन प्रमोट कर सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन बहुत जरूरी था फॉरेन एक्सचेंज अर्न करने के लिए, अपनी कंट्री में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाने के लिए भी बहुत अच्छा ये एलिमेंट था ग्लोबलाइजेशन। तो मेन पर्पस यही था इसका। अब सुनना, कैसे हमारी कंट्री में ग्लोबलाइजेशन शुरू हुई और आज हम ग्लोबलाइज्ड हैं, तो कैसे हैं, क्या रीजंस है उसके, ऐसा 91 में क्या हुआ कि हम ग्लोबलाइज्ड हो गए आज। 91 पॉलिसी बहुत रिमार्केबल पॉलिसी है, बहुत बेनिफिशियल पॉलिसी थी बेटा। तो ग्लोबलाइजेशन क्या है, सुनना। ग्लोबलाइजेशन मींस इंटीग्रेशन of the economy with economies of other countries under condition of free flow of trade and capital across the borders। जैसा मैंने आपको बताया, ग्लोबलाइजेशन में भी डिफाइंड एज प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग ओपननेस। आपकी कंट्री दूसरी कंट्री में ओपननेस बढ़ जाए, इंटरडिपेंडेंट हो जाए दूसरे के ऊपर, आप जो आपके पास नहीं आप उनसे लो, उनके पास नहीं आपसे ले। तो इस चीज को हमने बोला ग्लोबलाइजेशन, इंटीग्रेशन ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का एम था कि इंडियन इकोनॉमी को इंटीग्रेट किया जाए बहुत सारी इकोनॉमी से। एज अ रिजल्ट देयर विल बी
अनरिस्ट्रिक्टेड फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, टेक्नोलॉजी आ पाएगी, गुड्स सर्विस आ पाएंगे, हम बेच भी पाएंगे, एक्सपर्टीज आ जाएगा, दूसरी कंट्री की टेक्नोलॉजी हमारी कंट्री में आएगी, दूसरी कंट्री के एक्सपर्ट्स हमारी कंट्री में आएंगे, फायदा मिलेगा ना आपको, तो आप डेवलप कंट्री की तरह बनने लगोगे, ऐसा सोचा गया और ऐसा किया भी गया। तो ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट क्या पड़ा, हमारी कंट्री में आउटसोर्सिंग बढ़ गया। व्हाट इज आउटसोर्सिंग? जैसे जैसे हमारी कंट्री में ग्लोबलाइजेशन बढ़ती चली गई, वैसे वैसे हमारी कंट्री में आईटी रेवोल्यूशन आया। पता है आपको 1990s में हमारी कंट्री में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन आया, जिसे नाम दिया आईटी रेवोल्यूशन का। आईटी रेवोल्यूशन के आने से हमारी कंट्री में वर्ल्ड वाइड वेब, इंटरनेट, ये सब बढ़ने लगा। उसके बढ़ने से हमें हमारे कम्युनिकेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बेस था वो बढ़ गया। कम्युनिकेशन के सोर्स बढ़ने से हमारी कंट्री को दूसरी कंट्रीज ने बहुत सारा काम दिया। कौन सा काम दिया? आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग वाला काम क्या होता है? जब दूसरी कंट्री आपको अपना वर्क देती है कि आप करो, ज्यादातर कम्युनिकेशन वर्क होता है, ये काम जब देती है सर्विसेज वाला, तो आपकी कंट्री में इंप्लॉयमेंट जनरेट होती है। हमारी कंट्री में बीपीओ, कॉल सेंटर्स खुलने लगे, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, तो हमें काम मिल रहा दूसरी कंट्री से। ड्यू टू हमारी कंट्री में क्या आया? आईटी रेवोल्यूशन। आईटी रेवोल्यूशन कैसे आया? ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। दूसरी कंट्री से मदद मिल रही थी, टेक्नोलॉजी आ रही थी हमारे पास, एक्सपर्टीज आ रहा था हमारे पास, स्किल्स आ रही थी हमारे पास। तो आउटसोर्सिंग रेवोल्यूशन एक तरह से हम इसको बोलते हैं। आउटसोर्सिंग क्या है? दिस इज एन इंपॉर्टेंट आउटकम, दिस इज एन इंपॉर्टेंट आउटकम ऑफ द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन की वजह से आउटसोर्सिंग आया आपकी कंट्री में, ध्यान रखना। होता क्या है? इट रेफर्स टू अ सिस्टम ऑफ हायरिंग बिजनेस सर्विसेज फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड। These services include call centers, transcription, clinical advices, teaching, coaching. India is emerging as an important destination of outsourcing, particularly BPOs, call centers आ गए। क्यों हमारी कंट्री में आए? हमारी कंट्री को क्यों चुना? एक तो सबसे पहली बात, हमारी कंट्री की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी, लेबर फोर्स बहुत ज्यादा थी, वो भी चीप, सस्ते में काम करने वाली। दूसरा, इंडिया में आईटी रेवोल्यूशन आया था, आईटी इंडस्ट्री बहुत डेवलप हो गई थी, इसलिए दूसरी कंट्रीज ने इंडिया को चुना आउटसोर्सिंग के। तो आउटसोर्सिंग पे स्पेशल क्वेश्चन बन सकता है, होता क्या और ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो आपको ये पूरा पैराग्राफ अच्छे से लिखना है, 2-3 मार्क्स में अगर आ जाए तो आप इसमें आंसर लिखेंगे, और वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप छोड़ेंगे नहीं बेटा, छोड़ना कुछ भी नहीं है आपको। अब ना एक इंपॉर्टेंट बात ही आती है कि गवर्नमेंट ने ग्लोबलाइजेशन प्रमोट कैसे किया। ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्ट्रैटेजी या क्या क्या पॉलिसीज बनाई, उसके बारे में हम बात करें। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बड़ा क्वेश्चन बन सकता है। व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज या पॉलिसीज टू प्रमोट ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर आपके पास कितने पॉइंट्स है? देखो, इसके अंदर आपके पास टोटल 5 पॉइंट्स है सर, 5 पॉइंट, आसान आसान, सुनने वाले समझने वाले, ध्यान से सुनना। देखो, अगर आप ग्लोबलाइज होना चाहते हो, ग्लोबलाइजेशन होता क्या है कि डोमेस्टिक, यानी कि हमारी कंट्री दूसरी कंट्री से इंटीग्रेट हो जाए, ग्लोबलाइज, ओपननेस बढ़ जाए। उसके लिए आपको दूसरी कंट्रीज को परमिशन देनी होगी आपकी कंट्री में इन्वेस्ट करने। तो सबसे पहली बात, हमारी कंट्री की गवर्नमेंट ने, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ने क्या किया, दूसरी कंट्रीज को लिमिट, ये हम बोलते हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की लिमिट्स जो थी, जो पहले नहीं होती थी, उन्हें बढ़ा दिया गया। कई चीजों के अंदर तो 100% एफडीआई भी अलाउ कर दी गई कि दूसरी कंट्री हमारी इंडियन कंट्री में, हमारी कंट्री के अंदर एफडीआई कर सकती है, कोई रुकावटें नहीं होंगी, परमिशन दे दी गई। जैसे जैसे कंट्री में एफडीआई की लिमिट बढ़ाते चले गए, इक्विटी लिमिट बढ़ाते चले गए, दूसरी कंट्री ने इन्वेस्ट करना शुरू। अब दूसरी कंट्री आपकी कंट्री में एफडीआई कर रही है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बिजनेस सेटअप कर रही है, इंडस्ट्री सेटअप कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे कर रही है। आपकी कंट्री को क्या ग्लोबलाइज नहीं कहा जाएगा? बिल्कुल कहा जाएगा। पेप्सी, कोका कोला, ये सब इंडस्ट्री हमारी कंट्री में आ गई, इसे बोला ग्लोबलाइजेशन। कैसे हुआ? क्योंकि हमारी कंट्री ने लिमिट दे दी, परमिशन दे दी, अलाउ कर दिया, किसको? फॉरेन कंट्रीज को यहाँ पे इन्वेस्ट करने, फॉरेन इन्वेस्टर्स को इंडिया में इन्वेस्ट करने की परमिशन दे दी गई। इक्विटी लिमिट्स को बढ़ा दिया गया, लिमिट्स बढ़ा दी इन्वेस्टमेंट की। पहले रेस्ट्रिक्शन होती थी, लिमिट्स होती थी कि नहीं करना, इतना इन्वेस्ट कर सकते हो, वो लिमिट्स बढ़ा दी। सुनो ध्यान से,
इंक्रीज इन द इक्विटी लिमिट, हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, इंक्रीज इन द इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट हैज बीन रेज्ड, पहले 40% थी उसको 51 किया, 100 भी कर दिया कुछ चीजों के अंदर, तो इन 47 हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज के अंदर लिमिट बढ़ा दी, तो एफडीआई इंडिया में होने लगी विदाउट रेस्ट्रिक्शंस। इससे क्या हुआ, एक्सपोर्ट ट्रेडिंग हाउस को अलाउ कर दिया गया कि फॉरेन कैपिटल यहां इन्वेस्ट करो, 100% तक इन्वेस्ट करो, सब चीजों में नहीं कुछ चीजों में। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट बना दिया, इतनी फॉरेन एक्सचेंज आने लगी कि हमें उसको मैनेज करने के लिए एक्ट बनाना पड़ा, जिसे नाम दिया फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, उसको हाई प्रायोरिटी दी गई। ये सब ग्लोबलाइजेशन करने के लिए किया गया और अच्छा इफेक्ट पड़ा इसका हमारी कंट्री में। उसके अलावा बेटा एक पॉइंट हमारे पास है, पहले बताओ कि पहला पॉइंट क्लियर है आपको, गवर्नमेंट ने लिमिट, इन्वेस्टमेंट की लिमिट को एनहांस कर दिया, बढ़ा दिया, रेज कर दिया, ज्यादा इन्वेस्टमेंट होने लगी यहां। दूसरा, अब बात समझना मेरी, जब तक आप दूसरी कंट्री से ज्यादा ट्रेड नहीं करोगे तब तक कैसे बोलेंगे ग्लोबलाइजेशन होगी। और आपको याद होगा कि पहले हम जो ट्रेड करते थे लिमिट में करते थे, अब दिक्कत क्या आती थी, भाई ट्रेड करने के लिए हमें फॉरेन करेंसी चाहिए होती है, और फॉरेन करेंसी चाहिए आपको तो आप रुपीस तो दोगे ना, आपको करेंसीज को कन्वर्ट कराना पड़ता है। हमारी कंट्री के अंदर एक अकाउंट मेंटेन होता है फॉरेन अपना, अपनी जो ट्रांजेक्शन होती हैं ट्रेड की उसको रिकॉर्ड करने को बोलते हैं अपना बैलेंस ऑफ ट्रेड अकाउंट। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड जो था या बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट जो था वो हम मेंटेन करते थे। हम क्या देखते थे, हमारे एक्सपोर्ट्स का, हमें इंपोर्ट बहुत ज्यादा है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो अकाउंट होता है उसके अंदर दो अकाउंट बनते हैं, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। ये होता क्या बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट एक ऐसा अकाउंट है जो रिकॉर्ड करता है ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस बिटवीन डोमेस्टिक कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जितने भी ट्रांजेक्शन आप करते हो दूसरी कंट्री से, एक्सपोर्ट की, इंपोर्ट की, वो सब रिकॉर्ड करता है। तो हमारी कंट्री में एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स के लिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के लिए रिस्ट्रिक्शंस कम थी, लेकिन कैपिटल गुड्स के लिए रिस्ट्रिक्शन बहुत ज्यादा थी। उसके लिए आप डॉलर्स को रुपीस में, रुपीस को डॉलर्स में कन्वर्ट जल्दी से नहीं कर सकते, परमिशन चाहिए होती थी। अब जब आप की कंट्री के अंदर फॉरेन एक्सचेंज कन्वर्टिबिलिटी अलाउड ही नहीं है तो कैसे करोगे आप ट्रेड। गवर्नमेंट ने क्या किया, फॉरेन एक्सचेंज कन्वर्टिबिलिटी को अलाउ कर दिया, तभी तो ट्रेड ज्यादा होगा। तो सुनना ध्यान से, पहले क्या था, कन्वर्टिबिलिटी अलाउड थे लेकिन बहुत लिमिट तक, उसे बढ़ा दिया गया। टू अचीव द ग्लोबलाइजेशन ऑब्जेक्टिव, पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ इंडियन रुपी हैज बीन अलाउड। किस किस ट्रांजेक्शन के लिए अलाउ कर दिया कि कितना भी इंपोर्ट, रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेंगे आपके ऊपर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंड, रेमिटेंसेस मतलब बाहर पैसे भेजना फैमिली वगैरह अब्रॉड से, इन सब चीजों के लिए अलाउ कर दिया गया कि पेमेंट्स होंगी, रिसिप्ट्स आएंगी, आप ग्लोबलाइज्ड हो जाओगे। तो इट इज कॉल्ड पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी, क्योंकि कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन अभी अलाउ नहीं की थी, इसलिए हमने बोला पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी, फुल नहीं बोला। आज तक भी हम बोलते हैं कि फुल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी डॉलर्स अलाउड नहीं है, पार्शियल कुछ ट्रांजेक्शंस के लिए अलाउड है। तो इससे भी ग्लोबलाइजेशन प्रमोट हुई बेटा, इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी, पहले क्या होता था, हमारी कंट्री दूसरी कंट्री से ट्रेड करती थी तो पॉलिसी बनती थी, वो पॉलिसी शॉर्ट टर्म की बनती थी, हम ग्लोबलाइज कम हो पाते थे, ट्रेड बहुत कम हो पाता था। अब क्या हो गया, जो ट्रेड की पॉलिसी बनती थी वो लंबी पॉलिसी बनने लगी, 5-5 साल की पॉलिसी बनने लगी, ट्रेड बढ़ गया, हम ग्लोबलाइज ज्यादा हो गए। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो थी वो अब लंबी होने लगी, लॉन्ग टर्म होने लगी, इसका फायदा मिला, ग्लोबलाइजेशन प्रमोट हुई। टैक्सेस और टैरिफ को कम कर दिया गया, आपको याद होगा टैक्सेस बढ़ा दिए गए थे, इंपोर्ट पे एक्सपोर्ट ड्यूटी वगैरह सब बढ़ा दी थी, उसको गवर्नमेंट ने रिड्यूस किया ताकि हमारा ट्रेड और बढ़ जाए। और जो कोटास थे कि लिमिट में इंपोर्ट कर सकते हो, बताया था ना आपको चैप्टर नंबर 2 में, उस लिमिट को भी गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया कि आप ज्यादा ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हो, रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। कोटास कम कर देना मतलब लिमिट भी कम कर दी, टैरिफ भी कम कर दिए। तो कोटास और टैरिफ दोनों के दोनों टूल्स जो हमने पढ़े थे वो दोनों के दोनों में रिलैक्सेशन दी, फ्रीडम दिया, ताकि ग्लोबलाइजेशन कंट्री में बढ़े। तो ग्लोबलाइजेशन के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या नहीं किया, ये सब लिखोगे आप स्ट्रेटजी में। कौन सी स्ट्रेटजी, ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए। अगर आपसे पूछते हैं कि टैरिफ
और नॉन टैरिफ बैरियर्स क्या होते हैं, तो आप क्या बताएंगे बेटा? टैरिफ का मतलब क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो भी टैक्सेस एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे लगते हैं उन्हें हम टैरिफ बोलते हैं। नॉन टैरिफ क्या होता है? हम कोटास को बोलते हैं क्या? नॉन टैरिफ बैरियर। कोटा मतलब लिमिट। अब लिमिट जो होती है वो किस चीज की होती है? क्वांटिटी की फॉर्म में कि आप इतना इंपोर्ट कर सकते हो, बस इतने लिमिट। तो कोटाज और टैरिफ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट को कंट्रोल किया जाता है। मान लीजिए मैंने बोला आपको कि इंपोर्ट पे टैक्स बढ़ा दिया, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी, तो आपका ट्रेड कम हो जाएगा ना। तो टैरिफ के रेट्स बढ़ा के इंपोर्ट को कम कर देती है गवर्नमेंट। तो यहाँ ग्लोबलाइजेशन करनी थी। ग्लोबलाइजेशन करने के लिए क्या किया होगा? टैरिफ को कम किया होगा, नॉन टैरिफ बैरियर्स को भी कम किया। नॉन टैरिफ क्या होता है? कोटास, लिमिट्स जो होती है उन्हें बढ़ा दिया गया होगा जो पहले कम हुआ करते थे। तो इनके थ्रू गवर्नमेंट ने अपने ट्रेड को बढ़ाया और कंट्री को ग्लोबलाइज बनाना चाहा। अगर आपसे 1-2 मार्क्स में पूछते हैं कि बायलैटरल मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स क्या, एक बात बता दूं मैं आपको कि हमारी कंट्री वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO सुना होगा, उसमें मेंबर है। जब भी हमारी कंट्री दूसरी कंट्री से ट्रेड करती है तो एग्रीमेंट के थ्रू होता है। वो एग्रीमेंट WTO के अंदर होते हैं। तो एग्रीमेंट का नाम है बायलैटरल मल्टीलैटरल एग्रीमेंट। ये होते क्या आपको बताना है। अगर आपकी कंट्री एक और कंट्री से ट्रेड कर रही है, सिर्फ 2 ही कंट्री है, आपका ट्रेड हो रहा है, तो कौन सा एग्रीमेंट होगा? बायलैटरल। अगर आप एक से ज्यादा कंट्री से ट्रेड कर रहे हो, मल्टीपल कंट्रीज से, उसके लिए जो एग्रीमेंट होगा मल्टीपल ट्रेड एग्रीमेंट होगा, मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट होगा। कितना फर्क होता है, सुनो ध्यान से। बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट जो होते हैं वो ऐसे एग्रीमेंट है जहां पे एक कंट्री दूसरी कंट्री से ट्रेड करती है, एक ही कंट्री है। अगर आपकी कंट्री ज्यादा कंट्रीज से ट्रेड कर रही है, उसके लिए एग्रीमेंट जो होगा, कौन सा एग्रीमेंट होगा? मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट। ये आपको डेफिनेशन अगर पूछे तो आपको इस तरह से बताना। तो ग्लोबलाइजेशन प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने ये स्ट्रेटजीज फॉलो करी और ये टूल्स थे। इन शॉर्ट, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इन दोनों की वजह से ही हमारे कंट्री ग्रो डेवलप हो पाई, वो भी ज्यादा पेस रेट से। तो अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि एक शॉर्ट नोट WTO पे भी आ सकता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आपको WTO के बारे में पता होना चाहिए, मीनिंग क्या है, इसके फीचर्स क्या है, इसके फंक्शन क्या है। तो WTO क्या है? WTO एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसका काम होता है ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करवाना ऑल ओवर सारी कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में। कैसे? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इस ऑर्गेनाइजेशन में लगभग सारी कंट्री मेंबरशिप में होती हैं ऑलमोस्ट। तो WTO के अंदर इंडिया भी मेंबर है। हर कंट्री चाहती है कि हमारी गुड्स जो है उसका ट्रेड जो हो फ्री फ्लो हो, बिना बैरियर्स के, टैरिफ टैक्सेस सब कम लगे। तो WTO को सेटअप किया गया इसीलिए कि सभी कंट्रीज आपस में जब ट्रेड करेंगी, एक बॉडी के थ्रू करेंगे, एक इंस्टीट्यूशन के थ्रू करेंगे जो WTO था। उससे मदद क्या मिलेगी? अगर हम WTO की मदद से ट्रेड करेंगे, WTO के अंदर मेंबर होंगे, तो फायदे क्या? फायदे ये होंगे, टैक्सेस कम लगेंगे, टैरिफ कम लगेंगे, ड्यूटीज कम लगेंगे, डिस्प्यूट्स होंगे, WTO देख लेगा। तो कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट जनरेट होगा। तो WTO ने वो सारे काम किए, वो सारे फंक्शन परफॉर्म किए जो ग्लोबलाइजेशन के लिए हमें चाहिए थे। तो WTO एक एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है जो आपके ट्रेड को बढ़ाने में मदद करता है, वो भी कम टैक्सेस के, कम टैरिफ के, कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट जनरेट भी करवाती। तो WTO ये था। WTO पे क्वेश्चन बन सकता है। WTO is expected to play important role in the context of globalization of the world economies. What is it supposed to do? It's supposed to do promote free trade in the international market by reducing tariff barriers and removing non-tariff barriers. Quotas limits भी कम कर देता है, restriction जो होती है उसकी, और जो taxes होते हैं tariff उसको भी कम कर देता है। तो कोटास को बढ़ाना, टैक्सेस को कम करना WTO कर सकता है। इट इज फोकसिंग ऑन कंपटीशन इन द इंटरनेशनल मार्केट एंड फ्री एक्सेस टू मार्केट अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। हम किसी भी कंट्री से पूरे वर्ल्ड में ट्रेड कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ WTO थ्रू एन एग्रीमेंट, दैट इज बायलैटरल या मल्टीलैटरल। अगर हम एक कंट्री से ट्रेड कर रहे हैं तो बायलैटरल एग्रीमेंट होगा, एक कंट्री से ज्यादा हम अगर ट्रेड करते हैं तो मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट।
तो WTO जो ट्रेड करवाता है वो एग्रीमेंट के थ्रू करवाता है। तो WTO का इंडियन इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट पड़ा, आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इट इज एक्सपेक्टेड दैट WTO विल ऑफर ग्रेट अपॉर्चुनिटीज टू इंडियन इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी को एक्सपोर्ट करने के लिए अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी अगर हम WTO मेंबरशिप ले लेंगे, तो और मेंबर्स हम बन भी गए WTO के। अकॉर्डिंगली आर शेयर इन इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपांड हुआ, बढ़ा, विद हेल्प ऑफ WTO ड्यू टू एग्रीड। एग्रीमेंट के थ्रू होता है, टैरिफ कम लग रहे हैं, टैक्सेस कम लग रहे हैं, सब्सिडी भी मिल रही है, तो हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को फायदा मिला। हम एग्रीकल्चर गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे थे कम टैक्सेस के थ्रू। Price of these goods are expected to rise in the international market. Accordingly, India's export of agriculture products are expected to rise. तो WTO की मदद मिली हमें, उसका भी फायदा हमें हुआ। तो WTO की वजह से इंडियन मार्केट को एक तरह से हम बोलते हैं बेनिफिट मिला ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन के सारे स्ट्रेटजीज थी, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तीनों के तीनों एलिमेंट्स हमने फिनिश कर लिए। आई होप समझ में आपको अच्छे से आ गए होंगे। जहां भी आपको डाउट है, जो टॉपिक समझ में नहीं है, आप उसको नोट डाउन कर लें, आप फिर से मुझसे समझ सकते हैं। गाइस, अब जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि अप्रेजल ऑफ एलपीजी पॉलिसी। जो हमारी कंट्री में एलपीजी पॉलिसी आई, इंडियन इकोनॉमी के अंदर जो एलपीजी पॉलिसी लॉन्च हुई 1991 में, उसका क्या इफेक्ट था, उसके कुछ फायदे हुए कि नहीं हुए, और कुछ लिमिटेशन भी आप बता सकते हैं। अप्रेजल का मतलब क्या है कि इस चीज को असेस करना। तो असेस करने के लिए आपको पहले देखना होगा कि एलपीजी पॉलिसी के मेरिट्स क्या थे, डीमेरिट्स क्या थे, फिर देखो ओवरऑल कि विच वे टू गो, आपको क्या करना है। तो एलपीजी पॉलिसी जो थी, ब्रीफली हम बोलते हैं कि इसके अंदर तीन एलिमेंट थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। अब इन तीनों इफेक्ट्स का, इन तीनों जो एलिमेंट्स का जो बेनिफिट हुआ वो आप देखो क्या, और कुछ चीजें नेग्लेक्ट भी हो गई होंगी, वो बताओ कि क्या हुई थी। ये अप्रेजल है, तो इस पे क्वेश्चन बन सकता है, बड़े मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। इस टॉपिक को ध्यान से सुनना, आपको ओवरऑल एलपीजी पॉलिसी का कंक्लूजन है, इस पे क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं बेटा, ध्यान से सुनना। ब्रीफली रेफर टू एज एलपीजी पॉलिसी, द टर्म एलपीजी में तीन चीजें आपके पास, फर्स्ट ऑफ ऑल एल फॉर लिबरलाइजेशन, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन एंड जी फॉर ग्लोबलाइजेशन। An appraisal of LPG policy implies appraisal of NEP or an appraisal of economic reforms. Appraisal requires that कि हमें पहले पढ़ना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा मेरिट्स को और डीमेरिट्स को, फिर हम बता पाएंगे कि हाँ क्या असेसमेंट हम कर सकते हैं, ओवरऑल कंक्लूजन क्या है। तो पहले मेरिट्स पढ़ो, फिर डीमेरिट्स पढ़ो, फिर असेस करो। तो अगर मैं मेरिट्स की बात करूं, तो सबसे बड़ी मेरिट और सबसे बढ़िया मेरिट है ये कि 1991 की पॉलिसी के बाद ही मैं बोल सकता हूं कि हमारी इकोनॉमी वाइब्रेंट हो गई। लग रहा था कि हाँ अब इकोनॉमी के अंदर कुछ चेंजेस हुए, इसे बोलते हैं वाइब्रेंट। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का एक्सपांड होना, डाइवर्सिफिकेशन होना, जीडीपी रेट का बढ़ जाना ड्यू टू इंडस्ट्री, ये सब देखने को मिल रहा था। तो इंडियन इकोनॉमी हैज डेफिनेटली बिकम a more vibrant economy. Overall level of economic activity has trended up as indicated by GDP growth. LPG पॉलिसी के बाद, पोस्ट LPG पॉलिसी, ग्रोथ ऑफ GDP shot up as high as 8% per annum. रिमार्केबल ग्रोथ रेट था ड्यू टू LPG पॉलिसी। सबसे बड़ी मेरिट, इकोनॉमी कैसी हो गई, वाइब्रेंट। अब लग रहा था इकोनॉमी के अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही है। दूसरी चीज, मेन अगर आप ध्यान से देखें तो इस पॉलिसी के अंदर जो मेन फोकस है, मेन जो स्ट्रेस है, वो इंडस्ट्रियल डाइवर्सिफिकेशन पे, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे। लिबरलाइजेशन देख लो, प्राइवेटाइजेशन देख लो, तो हम बोल सकते हैं कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो था वो स्टेबलाइज हुआ, एक्सपांड हुआ, बढ़ा। LPG policy have worked as great stimulant to industrial production in the Indian economy. It is owing to these policies that IT industry, इंडिया में IT revolution आया ड्यू टू LPG पॉलिसी, हमें आउटसोर्सिंग वाला काम मिला, तो इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन हुआ, ऑब्वियस हम बोलते हैं यस हुआ। एग्जांपल देंगे IT इंडस्ट्री का। उसके अलावा हमारी कंट्री में FDI और FII दोनों इन्वेस्टमेंट होने लगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल 2 नंबर का क्वेश्चन मैं बोल दूंगा कि आपको बन सकता है कि FDI क्या होता है, FII क्या, डिफरेंस क्या है दोनों। मैंने आपको एक पॉइंट पढ़ाया था कि ग्लोबलाइजेशन के अंदर एक स्ट्रेटेजी पढ़ी हमने कि हमने इक्विटी लिमिट बढ़ा दी थी कि दूसरी कंट्री के इन्वेस्टर्स हमारी कंट्री में इन्वेस्ट कर सकते हैं। 100% तक भी कहीं जगह FDI अलाउड कर दी थी।
एफडीआई होता क्या बच्चों? एफडीआई और एफआईआई में फर्क है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट में फर्क है। अगर मैं बोलूं कि आप कहीं पर ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट कर रहे हो फिक्स्ड एसेट के अंदर, मान लो आपने अब्रॉड में बिल्डिंग परचेज की, बिल्डिंग इज फिक्स्ड एसेट फॉर यू, आपने बिल्डिंग परचेज करी, उस बिल्डिंग पे आपका कंट्रोल भी है, आपकी है, आपकी ऑनरशिप भी है, उसमें ऑनरशिप भी आपकी, कंट्रोल भी आपका। जब आप इन्वेस्टमेंट को कंट्रोल और मैनेज, या ऑनरशिप भी आपके, सब कुछ आपका है, दिस इज एफडीआई। अगर मैं बोलूं कि आप किसी भी इन्वेस्टमेंट में सिर्फ ऑनर हो, आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, आप उसे मैनेज नहीं कर सकते, दिस इज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। मेरी बात समझना, अगर आप शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, फाइनेंशियल एसेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ये एफडीआई नहीं है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट है। मैं एग्जांपल देता हूं, क्या होता है कि डेवलप कंट्री के बैंकिंग और नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस जब किसी और कंट्री के शेयर्स, इक्विटी, इसमें इन्वेस्टमेंट करती है, इसे बोलते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। और जब हम कोई फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं जहां हमारा कंट्रोल भी, ऑनरशिप भी हो, ये होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सुनना ध्यान से, एफडीआई और एफआईआई में क्या फर्क है? एफडीआई एंड एफआईआई, फर्क क्या है? एफडीआई रेफर्स टू इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेनर्स बाय वे ऑफ देयर बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट इन इंडिया। अपना पूरा पूरा बिजनेस एस्टैब्लिश कर दिया इंडिया में किसी और कंट्री से, कोका कोला पेप्सी, कोका कोला और पेप्सी ने यहाँ पूरे पूरे प्लांट लगा दिए, मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर, दिस इज एफडीआई। उनकी ऑनरशिप है, उनका ही बिजनेस वो कंट्रोल करेंगे, ऑनरशिप भी है, मैनेजमेंट भी है, कंट्रोल भी कर रहे हैं, दिस इज एफडीआई। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि इन्वेस्टमेंट इन इंडियन कंपनीज बाय परचेजिंग इक्विटी शेयर्स, कोई बाहर की कंपनी है या बाहर के बैंक्स हैं, नॉन बैंक इंस्टीट्यूशन है, आपके कंट्री के अंदर किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, दिस इज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। समझ में आ रहा है? फर्क होता है दोनों में। यहां सिर्फ ऑनरशिप होगी, कंट्रोल नहीं होगा, दे आर द शेयर होल्डर्स, ऑनर्स, बट नॉट द मैनेजमेंट नहीं करेंगे वो। तो एफडीआई एफआईआई में फर्क ही होता है। तो ये चीजें इंडिया में होने लगी ड्यू टू एलपीजी पॉलिसी, क्योंकि इक्विटी लिमिट इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी थी। उसके अलावा एक प्रॉब्लम हुआ करती थी हमारी कंट्री में बिफोर 1991 से पहले, मतलब प्री रिफॉर्म पीरियड पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती थी फिस्कल डेफिसिट की। ये क्या होता है? जब गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है टोटल रिसिप्ट से, एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स, बोरिंग्स को छोड़ के, ये फिस्कल डेफिसिट जितना ज्यादा होगा उतनी बोरिंग्स रिक्वायरमेंट्स होंगी गवर्नमेंट, वो बहुत ज्यादा बोरिंग्स करती थी गवर्नमेंट। तो ये चीज कम हुई, और कितनी अच्छी बात है, बोरिंग रिक्वायरमेंट कम हो गई हमारी। हमारे एक्सपेंडिचर तो ज्यादा थे, ठीक है, लेकिन हमने बोरिंग्स कम करना शुरू कर दिया, हमारे पास रेवेन्यू इतना बढ़ गया कि हम एक्सपेंडिचर कर सकते थे, हमने बोरिंग्स का अमाउंट कम किया एज कंपेयर टू बिफोर। तो फिस्कल डेफिसिट यानी शॉर्टेज जो थी वो कम होने लगी। माउंटिंग फिस्कल डेफिसिट बहुत सीरियस थ्रेट था हमारी कंट्री के लिए। 8.5% ऑफ जीडीपी जो था, अब वो 3.5% पे आ गया। कितनी अच्छी बात है। 1991 से पहले हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन बहुत था, महंगाई बहुत थी, उस पर कंट्रोल हुआ। क्यों कंट्रोल हुआ, कैसे हुआ? हमारी कंट्री में जब गुड सर्विस का प्रोडक्शन बढ़ने लगा, सप्लाई बढ़ गई, डिमांड अब कम है, सप्लाई एक्सेस में कर रहे हैं हम, अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है, तो प्राइस तो गिरेंगे ना। जब डिमांड एक्सेस होती है, सप्लाई नहीं होती, तो प्राइस बढ़ता है। अब प्रोडक्शन हम बढ़ा रहे थे, तो ओइंग टू ग्रेटर फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन रेट डाउन हो गया, 2.9% तक हम बोलते हैं आ गया। तो ये एक अच्छा इंपैक्ट था इसका, एलपीजी पॉलिसी का। एक पॉइंट आपने पढ़ा था प्राइवेटाइजेशन के अंदर, मैरिज में, कंज्यूमर सेवरिटी। जो कस्टमर डिमांड करता था, जो कस्टमर सोचता था ये प्रोडक्ट बन जाए, वो प्राइवेट सेक्टर दे देता था। एक पॉजिटिव पॉइंट एलपीजी पॉलिसी का, कंज्यूमर सेवरिटी, वैरायटी ऑफ गुड सर्विस आ गई, जो कस्टमर डिमांड कर रहा है प्रोड्यूस किया जाए, कस्टमर की नीड्स और वांट्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन हो रहा है, कंज्यूमर सेवरिटी मार्केट में आ गई। एलपीजी पॉलिसी का इफेक्ट था। जब गवर्नमेंट प्रोडक्शन करती थी तब तो लिमिटेड वैरायटी ऑफ गुड्स होती थी, अब बहुत सारी वैरायटी गुड्स की आ गई। दिस इज कॉल्ड कंज्यूमर सेवरिटी, अकॉर्डिंग टू कस्टमर चॉइस एंड प्रेफरेंस गुड्स का प्रोडक्शन होने लगा। इससे वेलफेयर बढ़ गया, स्टेटस, हम बोलते हैं कि लोगों का क्वालिटी ऑफ लाइफ डेवलप हो गया। समझ में आ रही बेटा बात? उसके अलावा एलपीजी पॉलिसी का एक और गेन है, एक और फायदा है कि हमारी कंट्री के अंदर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ गए। कैसे?
आपकी कंट्री में जब ग्लोबलाइजेशन शुरू हुई, आपने एक्सपोर्ट्स करना शुरू किया, एक्सपोर्ट्स आपकी कंट्री के बढ़ गए, और एक्सपोर्ट्स बढ़ने से क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इकट्ठे होते हैं। अब टैरिफ कम हो गए थे, टैक्सेस कम हो गए थे, एक्सपोर्ट कर पा रहे थे आप, प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा था, हेल्प मिली डब्ल्यूटीओ की हमें, तो इससे हम बोलेंगे हमारे कंट्री में फॉरेन रिजर्व्स बढ़ गए। और एक अच्छी बात थी, रिजर्व हमारे पैसे वैसे भी नहीं होते थे, वो बढ़ने लग गए। हमारी कंट्री को पूरे वर्ल्ड में पहचान मिल गई थी, इंडिया भी एक कंट्री है, तो इंडिया को रिकॉग्निशन मिली एज इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर। सुनना ध्यान से क्या लिखा है, इट इज ओइंग टू एलपीजी पॉलिसी and the consequent rise in overall level of activity, India is now being recognized as emerging economic power in the world. This recognition not only raise India's status या ranking but also boost the confidence of investor कि इंडिया हब बन गया, यहाँ इन्वेस्टमेंट करो, यहाँ में रिटर्न मिलेंगे। तो इंडिया एक प्रेफर्ड डेस्टिनेशन बन गया वर्ल्ड के लिए इन्वेस्टमेंट करने का। ये कितना बड़ा फायदा था हमारे लिए। दिस इज कॉल्ड एलपीजी पॉलिसी के गेन्स, फायदे। एक पॉइंट और है, बहुत अच्छा पॉइंट है, सुनना ध्यान से। आपको याद होगा जब 1991 पॉलिसी नहीं थी, हमारे पास लिमिटेड वैरायटी ऑफ गुड्स होती थी, लिमिटेड ब्रांड्स थे, लिमिटेड इंडस्ट्रीज थी, फ्यू इंडस्ट्रीज थी जो प्रोडक्शन करती थी। एक तरह से मोनोपोली थी, बस कुछ इंडस्ट्रीज होती थी जिनकी मार्केट पे कंट्रोल है, वही प्रोडक्शन कर रही है। लेकिन जैसे जैसे प्राइवेटाइजेशन हुई, वैसे वैसे एंटरप्राइज का नंबर बढ़ गया, इंडस्ट्रीज बढ़ गई, वैरायटी ऑफ गुड सर्विसेज आ गई, नंबर ऑफ इंडस्ट्री सेम इंडस्ट्री में बढ़ गया। मतलब इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है, एक ब्रांड नहीं है, कई ब्रांड्स है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, एक ब्रांड नहीं है, कई ब्रांड्स है। तो कस्टमर के पास चॉइस आ गई, अब मोनोपोली मार्केट नहीं रही, अब कॉम्पिटिटिव मार्केट बन गई, मोनोपोलिस्टिक मार्केट में घुस गए। बहुत सारे नंबर ऑफ सेलर्स आ गए, वैरायटी ऑफ गुड्स के साथ, अलग अलग नेचर के गुड्स हैं, फीचर्स अलग अलग, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स हमने लॉन्च कर दिए। ये पहचान था हमारे, ये हमारे लिए गेन था, फायदा था। तो लॉन्च ऑफ LPG policy has caused a significant shift from Indian market. Indian market are now increasingly shedding its monopolistic character. अब मोनोपोली नहीं है, सिंगल सेलर नहीं है, बहुत सारे सेलर हमारे पास है, वैरायटी ऑफ गुड्स के साथ। तो ये चीज हमें बहुत सही लगी। कार हो गया, रेफ्रिजरेटर्स हो गए, एसी हो गए, पीसी हो गए, लिमिटेड ब्रांड्स होते थे। 91 के बाद तो हम बहुत सारे ब्रांड्स हमें देखने को मिले, वैरायटी मिल गई कस्टमर के पास। तो ब्रीफ में बोलना चाहेंगे कि एलपीजी पॉलिसी का फायदा बहुत मिला, ग्रोथ मोमेंटम था, द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ नॉट ओनली एक्सेलरेटेड बट आल्सो बिकम मोर डाइवर्सिफाइड। हमारी ग्रोथ क्या हो गई, डाइवर्सिफाइड हो गई। देयर इज डेफिनाइट चेंज इन वेलफेयर ऑफ पीपल, हमें पहचान मिली ओवर द वर्ल्ड, इंडिया अब इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर ग्रुप में देखा जाता है। तो ये इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा पॉइंट था, ग्लोबल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करना चाह रहे थे हमारी कंट्री के अंदर, अब एक बहुत बड़ा फायदा था। लेकिन हर चीज के दो पहलू होते हैं, फायदे देख रहे हैं आपको, नुकसान भी थे। निगलेक्शन बहुत ज्यादा हुई, एग्रीकल्चर पे आपने कुछ नहीं पढ़ा एलपीजी पॉलिसी में। एग्रीकल्चर सेक्टर को निगलेक्ट किया गया एलपीजी पॉलिसी के अंदर, इंडस्ट्रीज पे मेन फोकस था, लोप साइडेड ग्रोथ बोलूंगा इसको। अगर सभी सेक्टर्स को एक साथ ग्रो किया जा रहा होता, सभी सेक्टर्स पे ध्यान होता, तो ग्रोथ वो होती, बैलेंस ग्रोथ। अभी जो ग्रोथ हो रही थी वो लोप साइडेड थी, एग्रीकल्चर पे क्योंकि ध्यान नहीं दिया गया। सुनना ध्यान से, कहते हैं ना, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, देयर इज नेगेटिव साइड ऑफ द स्टोरी ऑल्सो। Neglect of agriculture is the first demerit of LPG policy. Growth of GDP has primarily been owing to growth of secondary and tertiary sector. Secondary और tertiary दोनों सेक्टर्स बढ़ रहे थे, प्राइमरी नहीं बढ़ रहा था, इसे बोलेंगे लोप साइडेड ग्रोथ। अगर हम ध्यान से देखें तो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन सिर्फ 2 या 3% से बढ़ रहा था, जो अच्छी बात नहीं थी, पॉवर्टी अभी भी थी रूरल एरियाज के अंदर। तो एग्रीकल्चर को ध्यान देना चाहिए था, नहीं दिया, लिमिटेशन बन गया। सारा का सारा फोकस कहां था, अर्बन सेक्टर में, रूरल कहां गए। अर्बन पे फोकस क्यों था, क्योंकि इंडस्ट्रीज कहां खुलती है, अर्बन एरियाज में, गांव में थोड़ी खुलेंगी। तो सारा कंसंट्रेशन किस पे था, अर्बन एरिया पे। अर्बन एरिया डेवलप हो गए, रूरल बैकवर्ड हो गए, गैप बढ़ गया, रीजनल इनइक्वालिटी हो गई, डिस्पैरिटी हो गई। तो एलपीजी पॉलिसी हैव रिजल्टेड इन कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर या ग्रोथ इन अर्बन एरियाज, क्योंकि एमएनसी जो होती है वो कहां खुलती हैं, अर्बन में। सारे सोर्स कहां मिलते हैं उनको, अर्बन में। एक तरह से देखिए हम, स्टाफ एम्प्लॉइज कहां मिलते हैं उसको, अर्बन। इस वजह से रूरल अर्बन के डेवलपमेंट में गैप आ गया, रूरल एरिया डेवलप नहीं हो पाए, अर्बन डेवलप।
ये एक डीमेरिट बन गया। अब एक बात बताता हूं आपको, एक टाइम था जब कंट्री में ब्रिटिश रूल था। आज देखो इंडिया में एमएनसी ही एमएनसी है, सारी बाहर की कंपनीज है। क्या मैं बोल सकता हूँ कि आज फिर से हमें ब्रिटिश रूल देखने को मिलता है? डोमेस्टिक इंडस्ट्री बहुत कम देखने को मिलती है। इंडिया सफर्ड नियरली 200 years of political colonialism during British rule. Now, while MNCs are expanding their economic control over India, we might suffer a sort of economic colonialism देखने को मिलता है, कह सकते हैं हम। तो एमएनसी जो है वो एक्सप्लॉइट कर रही है इंडियन मार्केट्स को, उनका प्रोडक्ट चीपर होता है, क्वालिटी वाला होता है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री उनसे कॉम्पीट नहीं कर पाती है। हमारे लिए नेगेटिव पॉइंट है, ये आप लिखेंगे डीमेरिट्स के अंदर एलपीजी पॉलिसी के। समझ में आ रहा है आपको? उसके अलावा एक बात और है, यहाँ लिखा है स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म। कंज्यूमर्स लोग को आदत हो गई वैरायटी ऑफ गुड्स देखने की, ये मिल जाए वो मिल जाए। हमें खर्चा करने की आदत हो गई, समझ रहे हो? हम खर्चे पे खर्चा कर रहे हैं, सेविंग हैबिट्स हमारी खत्म हो गई क्योंकि बहुत सारे गुड्स हमारे सामने, वैरायटी ऑफ गुड्स हमारे सामने। कंज्यूमरिज्म फैल गया, कंजम्पशन कंजम्पशन कंजम्पशन, नो सेविंग्स ड्यू टू एलपीजी पॉलिसी। डीमेरिट है बच्चों, सेविंग होनी चाहिए आपके पास। आज आप देखो आपके सामने बहुत सारे गैजेट्स होते हैं, आप आपसे रहा नहीं जाता, बस ले ले, खर्चा बहुत होता है, महंगे बहुत होते हैं, उनका तो फायदा और आपका नुकसान, आप सेविंग नहीं कर पा रहे हो। तो स्प्रेड ऑफ एमएनसीज इन द कंट्री एज अ कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ एलपीजी पॉलिसी का, रिजल्टेड इन लार्ज स्केल स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म। Variety of global brands in the market has induced the masses to become spendthrift. खर्चा करने की आदत बढ़ा दी, अपने रिसोर्स से ज्यादा खर्चा कर देते हैं, हम लोन ले लेते हैं क्योंकि गुड्स चाहिए हमें, ऐसा नहीं करना चाहिए। इंडियन सोसाइटी अडॉप्टिंग इटसेल्फ टू वेस्टर्न कल्चर, सिर्फ खर्चा किए जा रहे हैं, बोरिंग्स किए जा रहे हैं, सेविंग नहीं कर रहे हैं हम लोग। ये वेस्टर्न कल्चर ही तो होता है, ये हमारे लिए नेगेटिव पॉइंट बन गया। सेविंग नहीं कर पा रहे थे हम लोग, खर्चा करने की आदत बन गई हमारी, और आज भी हम ऐसे ही करते हैं। तो इन शॉर्ट बोलना चाहूंगा कि जो हमारी ग्रोथ थी वो लोप साइडेड थी, वन साइडेड। एग्रीकल्चर डेवलप नहीं हुआ, सिर्फ इंडस्ट्री डेवलप हो रही है या सर्विस सेक्टर डेवलप हो रहा है। आईटी रेवोल्यूशन आ गया लेकिन एग्रीकल्चर कहाँ गया? इसे बोलेंगे लोप साइडेड ग्रोथ। सुनना ध्यान से, LPG policy has accelerated the growth process of Indian economy, but it is lopsided. It is not an inclusive growth. It does not include all the sectors. Primary develop नहीं हो रहा, secondary हो रहा है, tertiary हो रहा है। कैसी growth है? Lopsided. IT focus था सिर्फ। LPG पॉलिसी कैसी थी? IT फोकस्ड पॉलिसी थी, एग्रीकल्चर निगलेक्ट कर दिया गया। इट इज अलार्मिंग टू नोट दैट कि लिबरलाइजेशन आ गई, ग्लोबलाइजेशन आ गई, बट इंडियन फार्मर जो है बेचारे वो कैश क्रॉप मार्केट में कुछ कर ही नहीं पा रहे, आज भी रेनफॉल पे डिपेंड। तो ये चीज नेगेटिव पॉइंट लेके आती है आपके साथ। और अगर मैं थोड़ी सी हटके बात करूं तो हमारी इकोनॉमी के अंदर कल्चर का इरोजन हुआ, हम अपना कल्चर भूल गए। पता है आपको, सब लोग ये सोचते हैं कि हमें सिर्फ पैसे चाहिए, कमाना है कमाना है कमाना है। फैमिली के टुवर्ड जो लॉयल्टी होती है वो खत्म, फैमिली न्यूक्लियर होती चली गई, ज्वाइंट फैमिली खत्म होती चली गई क्योंकि हमने वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट कर लिया ड्यू टू एलपीजी पॉलिसी। ये बहुत बुरा प्रभाव पड़ा हमारी इकोनॉमी के ऊपर। ग्लोबलाइजेशन हैज लेड टू कल्चर इरोजन, हमारा कल्चर खत्म हो गया, इंडियन कल्चर जो है देखने को मिलता ही नहीं। फॉलोइंग आर द रीजंस, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी हैज टेकन लीड ओवर द पैरामीटर्स ऑफ लाइफ। हम सब लोग लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं, वेल ऑफ होना चाहते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ डेवलप करना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, बट लॉयल्टी टुवर्ड्स फैमिली हम भूल गए। ये एक डिमेरिट थी। हम बोलेंगे कि मैटेरियलिज्म के चक्कर में, चीजों को देखने के चक्कर में हम अपना कल्चर भूल गए। कल्चर इरोजन इज द नेगेटिव पॉइंट फॉर एलपीजी पॉलिसी। तो अप्रेजल क्या था, क्या अप्रेज करेंगे आप कि हम इसमें कुछ नेगेटिव पॉइंट जब देखते हैं तो ये देखने को मिलता है कि हमें जरूरत है अभी और अपने आप को अपडेट करने की और अपग्रेड करने की। एक ऐसी पॉलिसी और लॉन्च की जाए कि जो नेग्लेक्शन थी उन्हें दूर किया जाए और एक फिर से एक बार मेजर लिए जाए इंडस्ट्रीज या इकोनॉमी को डेवलप करने की। ये आप लिख सकते हो कंक्लूजन के अंदर। इस चैप्टर को खत्म करता हूं मैं। इस चैप्टर के अंदर अब कुछ क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन में कुछ ऐसे क्वेश्चन है बेटा जो आने के चांसेस होते हैं, हर बार मैं आपको बोलता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, व्हाट वाज द बेसिक प्रॉब्लम दैट वाज फोर्स्ड अस टू टेक यू टर्न इन आवर पॉलिसी 91। हमारी कंट्री में 91 पॉलिसी की तरफ हम क्यों चले गए? क्योंकि 56 के बाद हमने देखा फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा है, रिजर्व फॉरेन एक्सचेंज के बहुत कम है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, पब्लिक सेक्टर इनएफिशिएंट चल रहे हैं लॉस में। इसलिए जरूरत थी
91 पॉलिसी पे जाने की। क्वेश्चन का मतलब समझो। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन और भी हैं। हाउ डज लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी लेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ, इसमें आप लिबरलाइजेशन के मेरिट्स लिख देंगे एक तरह से। प्राइवेटाइजेशन से कैसे फिस्कल कंसोलिडेशन हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं समझाता हूं आपको, सुनना ध्यान से। सबसे पहली बात, फिस्कल कंसोलिडेशन होता क्या है। आपको याद होगा मैंने बताया था कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा थे, रिसिप्ट्स बहुत कम थे, हम बोरिंग्स करते थे, और बोरिंग्स ज्यादा होना इज कॉल्ड फिस्कल डेफिसिट। प्राइवेटाइजेशन के थ्रू कैसे ये खत्म हो गया, क्वेश्चन ये, कैसे हमने फिस्कल डेफिसिट को कम किया और कंसोलिडेशन किया। सुनना ध्यान से। प्राइवेटाइजेशन होता क्या है पहले ये बताओ। प्राइवेटाइजेशन implies ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ पीएसयू टू प्राइवेट सेक्टर। इसमें हम बेच देते हैं पब्लिक सेक्टर को, उससे पैसा आता है, और जब पैसा आता है तो क्या होता है, हमारे खर्चे पूरे हो जाते हैं, रेवेन्यू बढ़ जाती है एक तरह से, तो फिस्कल डेफिसिट कम हो जाता है, रेवेन्यू गवर्नमेंट की बढ़ जाती है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि प्राइवेटाइजेशन से फिस्कल कंसोलिडेशन पॉसिबल है। कंसोलिडेशन का मतलब क्या है, फिस्कल डेफिसिट को रिड्यूस करना। वो कैसे करा, प्राइवेटाइजेशन से हो पाया। एक क्वेश्चन आपके सामने एक और है, क्रिटिकल रिव्यू देना है एनईपी का, मतलब डीमेरिट्स आपको थोड़ी ज्यादा लिखनी है, जो हमने अभी पढ़ी है वही आप लिखेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन है। इंडिया को फेवरेट डेस्टिनेशन क्यों बोला गया आउटसोर्सिंग के लिए? सिंपल, चीप लेबर फोर्स, स्किल्ड लेबर फोर्स, थोड़ी चीप लेबर फोर्स थी, और हमारे यहाँ आईटी रेवोल्यूशन भी आया था, इसलिए हम बोले कि आउटसोर्सिंग का सोर्स बन गया इंडिया। डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे हैं, कोई क्वेश्चन को आप ना छोड़े, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करें बेटा इन क्वेश्चन। तो जो भी आपको डाउट आता है क्वेश्चन में, मुझसे आप पूछ सकते हैं। इन हॉट्स को करके जाओगे ना एग्जाम में, आपके बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस को ना छोड़े बेटा। ये चैप्टर फिनिश होता है, जो भी आपको डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर।